पाकिस्तान और दुनिया भर में नॉलेज हाउस ऑफिशियल व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से हम अपनी एक नई इंटरव्यू सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्रोफेशनल्स के साथ बातचीत करेंगे ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो। आज हम जिस फील्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत। पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर का जो फील्ड है उसका GDP के अंदर 24% शेयर है। इस टाइम पाकिस्तान की 45% जो आबादी है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत के साथ मुंसलिक है और 75% आबादी इनडायरेक्टली ज़राअत के पेशे के साथ मुंसलिक है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर 90% पानी की यूटिलाइजेशन है, यानी कि पानी का इस्तेमाल है। बाकी डोमेस्टिक या इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम पानी का इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर के अंदर पानी की इतनी ज़्यादा अहमियत है जितनी कि इंसानी जिस्म के अंदर ब्लड की अहमियत है। एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन को लाइफ ब्लड कहा जाता है, इसलिए एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। वाटर सेविंग या वाटर कंजर्वेशन हो, पानी की मैनेजमेंट हो, इसके लिए हुकूमत पंजाब ने एक महकमा मुतारिफ कराया जिसको ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है। अगर उर्दू में मैं आपको कहूँ तो ये महकमा इस्लाह आबपाशी है। इस महकमे ने दिन दुगनी रात चुगनी इतनी तरक्की की है कि 1976 से पंजाब के अंदर स्टार्ट होने वाला यह महकमा, जिसने 7 तहसीलों से अपनी प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया, इस टाइम ये महकमा पूरे पंजाब के अंदर 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर चुका है। ये प्रोजेक्ट्स एशियन डेवलपमेंट बैंक के या वर्ल्ड बैंक के साथ उनकी फंडिंग के थ्रू और पंजाब गवर्नमेंट की फंडिंग के थ्रू पाया तकमील तक पहुँचे हैं। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट इस टाइम 18 मिलियन एकड़्स के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर चुका है। महकमा इस्लाह आबपाशी इस टाइम जो फार्मर्स को सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर चुका है उसके थ्रू 20 अरब रुपए तक फार्मर इस डिपार्टमेंट के हवाले कर चुके हैं डिफरेंट टाइप्स की सब्सिडीज़ लेने के लिए। ये डिपार्टमेंट पूरे पंजाब के अंदर किस तरह काम कर रहा है, किसानों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं और इस डिपार्टमेंट में क्या क्या सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, और इस डिपार्टमेंट में कोई भी सब्सिडी हासिल करने का क्या तरीकाकार है, अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट इंजीनियर आफ्ताब अहमद, वज़ीराबाद के असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट से। सर, आप सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला। सर, ये बताइएगा कि इस ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है इसका सेटअप किस तरह है, इनका तहसील लेवल के ऊपर कौन सा ऑफिसर बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कौन से ऑफिसर्स बैठते हैं और डिविजनल लेवल के ऊपर कौन से ऑफिसर्स बैठते हैं, और इसके साथ साथ सर किसी ने सब्सिडी के लिए अप्लाई करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है। सबसे पहले कोई फार्मर, कोई हमारा किसान भाई कहाँ पे जाके अपनी दरख्वास्त जमा करवाएगा? जी, बहुत शुक्रिया लुकमान साहब, आपने मौका दिया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकें। वाटर मैनेजमेंट की तंजीम इस तरह है कि तहसील लेवल पे असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, ज़िले लेवल पे डिप्टी डायरेक्टर साहब और डिवीजन लेवल पे डायरेक्टर साहब और फिर DG साहब, अपना सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साहब और मिनिस्टर साहब। और मेन आइडेंटिटी जो है वो वर्किंग जो है वो तहसील लेवल पे होती है, सब इंजीनियर होते हैं और वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर होता है और उसके साथ अपना नीचे स्टाफ होता है, सपोर्टिंग स्टाफ। सर, जैसे आपने हमें इस डिपार्टमेंट के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में आगाह किया, हमें थोड़ा सा बताइएगा कि इस जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं 2021 में स्पेशली किसानों के लिए जो ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के थ्रू सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, उसका क्या तरीकाकार है और ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट स्पेशली 2021 में किसानों को प्रोवाइड कर रहा है? 2021 में हमारे कौन कौन से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें मेनली तो हमारे पास वाटर कोर्सेज हैं जी, पक्के खालाजात जो हम बनाते हैं, उसके बाद लेजर लैंड लेवलिंग है, उसके बाद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है और अपना सोलर ट्यूबवेल का है, और हमारे पास जलालपुर कमांड एरिया डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है। और इसके अलावा ये मेजर कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स और भी हमारे साथ चल रहे हैं। सर, जानना ये चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा लोग पहले फ्लड इरिगेशन करते थे और पानी को फसलों में ऐसे बहा दिया जाता था, तो ये बताइएगा कि एक 5 एकड़ ज़मीन के ऊपर एक आदमी फ्लड इरिगेशन कर रहा है और एक 5 एकड़ ज़मीन के लैंड के ऊपर एक आदमी ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन कर रहा है,
दोनों में क्या क्रॉप की पैदावार ज़्यादा होती है या पानी की सेविंग है या टाइम की बचत है? किस तरह के फ़ायदे हैं हमें ड्रिप सिस्टम के और स्प्रिंकलर इरिगेशन के? ये दोनों हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स हैं। सुनने में आता है कि ये 90% इसमें पानी की सेविंग है। थोड़ा सा आप टेक्निकल वे से बताइएगा हमारे किसानों को आसान अल्फाज में। तो जनाब इनके बेशुमार फ़वायद हैं। पूरी दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है, वाटर सेविंग टेक्निक्स चल रही हैं। ड्रिप का ये है कि इससे लेबर कास्ट भी कम हो जाती है, आपकी इनपुट जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। अब मैं अगर पर्टिकुलरली ड्रिप की बात करूं तो ड्रिप पे जो सब्जियां या बागात लगते हैं वो अर्ली मेच्योर हो जाते हैं बाकी बागात की निस्बत। उसकी वजह क्या है कि ड्रिप में हर पौधे को उसकी जड़ों में खाद और पानी जो है ना वो मुहैया किया जाता है, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ रेट अपना ज़्यादा हो जाता है। बाकी फ्लड के ऊपर, फ्लड में आप किसी भी तरीके से पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते, मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका बेसिक पर्पस होता है कि आपने ज़मीन को बदतर हालत में रखना है। ज़मीन बदतर हालत में होगी तो ही उससे पौधा अपनी खुराक ले सकेगा। अगर आप उसको ओवर इरिगेट करेंगे तब भी पौधा पानी नहीं लेगा, और अगर आप उसको अंडर इरिगेशन रखेंगे यानी ड्राई कर देंगे तब भी पौधा पानी नहीं ले सकेगा। तो उसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो है इसका भी बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि फ़िज़ा में नाइट्रोजन होती है और जब पानी स्प्रेड होकर ऊपर से आता है, बारिश बरसती है, बारिश टाइप का होता है, तो वो नाइट्रोजन उस पानी में मिक्स हो जाती है और उसमें हमारे फर्टिलाइज़र की बड़ी बचत हो जाती है। तो मैं अगर एग्जैक्ट फिगर्स बताऊं तो वाटर सेविंग हमारे पास 50% तक हो जाती है, और क्रॉप जो उसकी पैदावार है वो 60 से 100% उसमें इजाफा हो जाता है, और फर्टिलाइज़र हमारे जो है वो 40% तक उसमें बचत हो जाती है। और आर्चर्ड्स वगैरह अगर हम उसके ऊपर लगाएं तो वो 1 से 2 साल अर्ली मेच्योर हो जाते हैं बाकी फ्लड की निस्बत। और अगर वेजिटेबल्स लगाएं तो वो आपकी 10 से 15 डेज बाकी सब्जियों की निस्बत अर्ली जो है ना वो तैयार हो जाती है। आफ्ताब साहब, जैसे आपने बताया कि हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम के ऊपर जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इनके ऊपर ये डिपार्टमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है अपने किसानों को। इसके बारे में बताइएगा कि ये अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, एक फार्मर के पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए, क्या इसमें कोई लिमिटेशन है कि इतनी ज़मीन होनी चाहिए, और ड्रिप सिस्टम किन क्रॉप्स के लिए ज़्यादा फिजिबल है, स्प्रिंकलर सिस्टम किन क्रॉप्स के लिए ज़्यादा फिजिबल है? ये है जी, हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो तकरीबन हर जगह पे हर यूनियन काउंसिल में मौजूद हैं हमारे स्टाफ मेंबर्स, सब इंजीनियर्स। जिस बंदे ने भी अप्लाई करना हो वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे। महकमे की वेबसाइट पे भी है, हमारे ऑफिस में भी मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर साहब के ऑफिस में भी मौजूद है। वो फॉर्म फिल करने के बाद उसके बाद हम उसकी प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं। ड्रिप पे ये है कि ड्रिप पे वेजिटेबल्स और बागात लगाए जाते हैं, और जो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है उस पे आप सारी छठे वाली क्रॉप्स लगा सकते हैं। मसलन बीट इसके धान के अलावा गंदम है या चारा जात हैं, ये सब चीज़ें जो है ना इनके ऊपर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगाते हैं। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है उसके ऊपर आप बागात लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, या और भी जो वीट वगैरह जो लाइनों में लग सकती हैं क्रॉप्स, मसलन मकई भी इस पे लग सकती है। तो ये है, और इस पे 60% सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से। जितनी टोटल प्रोजेक्ट कास्ट आती है उसका 60% गवर्नमेंट पे करती है और 40% फार्मर ने पे करना होता है। और अप्लाई करने के लिए आप हमारे किसी भी दफ्तर में एप्लीकेशन दे दें तो हम उसको एंटरटेन करते हैं, उसको आगे प्रोसेस करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास अगर एप्लीकेशन आती है तो वो मुतलका असिस्टेंट डायरेक्टर साहब को भेज देते हैं और वो आगे प्रोसेस हो जाती है। और रकबे के लिहाज से आप पूछ रहे हैं तो रकबा अब ये है कि एक बंदे को मैक्सिमम हम 12.5 एकड़ तक सब्सिडी दे सकते हैं। अगर उस बंदे का रकबा 12.5 से ज़्यादा है तो वो 2-3 नामों के साथ जो है ना उसको प्रोसीड करेगा। तो ये अपना कोशिश करते हैं हम 5 एकड़ से शुरू करें, 5 से लेकर 12.5 तक। पहले अपर सीलिंग लिमिट 15 थी, अब गवर्नमेंट ने कम कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि सर हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि एक साल के अंदर 300 दिन तक रोज़ाना 8 घंटे सूरज की रोशनी मौजूद रहती है, तो ये शमसी तवानाई के थ्रू सुनने में आ रहा है कि ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट सोलर सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है।
इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये सोलर सिस्टम जो प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट की तरफ से, क्या ये ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन के ऊपर ही प्रोवाइड किया जा रहा है, या ये फ्लड इरिगेशन जो कि सोलर ट्यूबवेल्स आम लोगों पे डग वेल्स के ऊपर सोलर सिस्टम लोग लगवाते हैं वो भी प्रोवाइड किया जाता है? और इसका अप्लाई का क्या तरीकाकार है? एक फार्मर की कितनी कॉस्ट आ जाती है, उसकी लागत कितनी आती है अगर वो ये सोलर सिस्टम लगवाए? और क्या ये जो सोलर सिस्टम है इससे किस किस तरह की फार्मर को बचत होगी, और कितने हार्स पावर की मोटर के ऊपर कितने परसेंट उसको सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, और मैक्सिमम कितने हार्स पावर की वो मोटर लगा सकता है, और मिनिमम कितने हार्स पावर का वो पंप सेट लगा सकता है? सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल बताइएगा हमारे किसानों के लिए। सोलर जो है ना वो बेसिकली एक सोर्स है एनर्जी का। जैसे हम ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, हम उसको अपना इलेक्ट्रिक मोटर के साथ चला सकते हैं, हम उसको डीजल इंजन के साथ चला सकते हैं, हम उसको सोलर के साथ चला सकते हैं। सोलर का ये है कि हमारा ये चूंकि महकमे का मोटो ही ये है कि वाटर को हमने सेव करना है और अपना क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है। तो और जो पानी सेव करना, अब अगर आप फ्लड पे जो है ना वैसे लगा देते हैं सोलर, आप सारा दिन सोलर चलाते रहते हैं, उसका नुकसान क्या है कि अंडरग्राउंड जो वाटर है वो डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और आप एक्सेसिव पंपिंग करते जा रहे हैं। हमारा ये जो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम लगाने का बेसिक पर्पज ही ये है कि थोड़े पानी से आपकी पैदावार ज्यादा हो। उसके लिए हम जो है ना सोलर सिस्टम इसलिए देते हैं कि सोलर के साथ आप जो है ना वो ड्रिप चलाएं या इम्पैक्ट स्प्रिंकलर उसके साथ चल सकता है। फ्लड के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो सोलर नहीं देती है, और इसके ऊपर हमारे पास 50% सब्सिडी है। जितने हार्स पावर की आप मोटर लगाना चाहें या वो कैलकुलेट होती है, जितने हार्स पावर की मोटर 5.5 है, 7.5 है, 10.5 है, तो उनकी जो टोटल कॉस्ट बनती है उसका 50% गवर्नमेंट पे करती है और 50% फार्मर को पे करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए परी कंडीशन ये है कि आपकी ड्रिप जो है ना वो लगी हो, या सोलर स्प्रिंकलर इम्पैक्ट स्प्रिंकलर लगाओ, या आपकी जो है ना वो ड्रिप लगी हो, उसके साथ ही गवर्नमेंट देती है। सर, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम के अलावा मैदानी इलाकों के अंदर पक्के खाले बनाए जा रहे हैं। जो कच्चे खाले थे पहले उनकी लाइनिंग की जा रही है, वहाँ पे प्री कास्ट कंक्रीट पैराबोलिक सेगमेंट बनाए जा रहे हैं। ये क्यों बनाए जा रहे हैं? इसका क्या बुनियादी फ़ायदा है? किसान ये सब्सिडी क्यों हासिल करे, इसके बारे में बताइएगा। इसमें अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है? कितनी ज़मीन होनी चाहिए, और कितने फ़ीसद गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है? और अगर पक्के खाले बन जाएं तो इसमें वाटर कन्वेंस की एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाती है, पैदावार में कितने फ़ीसद इजाफा होता है, और ये किन किन एरियाज़ के लिए स्पेशली प्रोवाइड किया जा रहा है? जी, पक्के खालों का आप पूछ रहे हैं तो जनाब पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में तकरीबन 60,000 के करीब जो है ना वो खाला जात मौजूद है, नहरी खाला जात। तो उसमें हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं खालों को पक्का करने की। देहाती इलाकों में आप देखें तो लड़ाई की एक बड़ी वजूहात में से एक ये भी है कि आप पानी तोड़ लेते हैं किसी दूसरे का, तो उसकी वजह से ज़िम्मेदारों में आपस में क्लैश होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। तो ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट इन मसाइल से बचने के लिए पानी को, जो हमारे जो कच्चे खाले हैं उनमें हमारा 40% पानी ज़ाया हो जाता है। पानी ज़ाया क्यों होता है? किसी खाले के ऊपर से कोई जानवर गुजर गया, कोई चूहे ने सुराख कर दिया, कोई पानी एवापोरेट हो गया, कोई इधर उधर किसी ने तोड़ लिया, तो इस हिसाब से करके हमारा बहुत ज़्यादा पानी जो है ना वो कच्चे खालों में ज़ाया होता है। इसलिए ये कोर कंपोनेंट है वाटर मैनेजमेंट का कि खाले जो हैं वो सारे के सारे हमने पक्के करने हैं। इस वक्त तक हमारी जो प्रोविजन है कि हम हर खाले को 50% तक जो है पक्का कर सकते हैं। तरीकाकार उसका ये है कि उसके लिए भी एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को हम फिल करते हैं, उसके बाद एक कमेटी बनाते हैं उस खाल की। 5 से 7 लोगों की कमेटी होती है जिसमें सदर और खजांची होता है और बाकी मेंबर होते हैं, और महकमा उसमें टेक्निकल कंसल्टेंसी देता है। एक खाले का जॉइंट अकाउंट खुलता है, उसमें गवर्नमेंट के भी पैसे आते हैं, फार्मर के मजदूरी के पैसे आते हैं। इसमें सब्सिडी की रेशो जो है वो बनती है तकरीबन 80-20 ऑलमोस्ट। मजदूरी फार्मर ने देनी होती है और मटेरियल सारा जो है ना वो गवर्नमेंट देती है।
तो लेकिन उसके साथ जो कंसल्टेंसी है वो महकमे की होती है, और इसमें वो जो हम कमेटी बनाते हैं वो उस मौके के ऊपर उनका रकबा होना ज़रूरी है कि कोई भी मेंबर्स जो हैं 5 मेंबर जिनका उस मौके के ऊपर रकबा है वो मिल के कमेटी बना लें और हम उनको आगे प्रोसीड कर देते हैं। सर, जैसे कि आपने ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं 2021 के, उनके अंदर लेज़र लैंड लेवलिंग के बारे में भी आपने बताया था, तो इसके बारे में बताइए कि लेज़र लैंड लेवलिंग की जो टेक्निक है, अगर आम ज़मीन है उसको पानी लगाते हैं और दूसरी साइड पे लेज़र लैंड लेवलिंग के थ्रू हमवार की गई ज़मीन को पानी लगाते हैं, तो उसमें वाटर की एफिशिएंसी कितनी रहती है और पानी का ज़िया कम होता है या ज़्यादा होता है? इसके अलावा क्रॉप की यील्ड बढ़ती है या कम होती है? लेज़र लैंड लेवलिंग के बारे में बताइएगा। इसमें क्या तरीकाकार है अप्लाई करने का? कितने % सब्सिडी हमारे किसानों को दी जाती है और पंजाब के किन किन एरियाज़ में ये किसान हमारे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं लेज़र लैंड लेवलिंग के यूनिट्स के थ्रू? आप ये देखें कि लेज़र के साथ आप जब रकबा हमवार कर लेते हैं तो उसमें पानी यूनिफॉर्म लगता है, फसल जो है ना वो यूनिफॉर्म उसकी जर्मिनेशन होती है, उसमें पानी का ज़िया नहीं होता, उसमें उस रकबे से आपकी जो है ना वो यील्ड ज़्यादा होती है, लेबर कास्ट आपकी कम होती है। अगर आप मुवाजना करें एक गैर हमवार रकबा है और एक हमवार रकबा है, तो हमवार रकबे को पानी जल्दी लग जाता है, यानी थोड़ा पानी लगता है और उसके ऊपर जो है ना वो यूनिफॉर्म उसी की जर्मिनेशन है। उसकी निस्बत अगर गैर हमवार रकबे को आप देखें तो जहाँ से डीप है वहाँ पे आपका जोड़ बन जाता है और जहाँ से ऊंचा रकबा है वहाँ पे आपका पानी जाता ही नहीं। जी, लेज़र लैंड लेवलिंग के असूल के लिए हमारे प्री कंडीशन ये है कि आपका 12.5 एकड़ से ज़्यादा रकबा ना हो और ट्रैक्टर आपके अपने नाम हो। उसके साथ आप अप्लाई करते हैं, हर साल हम एप्लीकेशन लेते हैं और उसके बाद डीसी साहब की ज़ेर निगरानी कुरानंदाज़ी होती है और उस कुरानंदाज़ी में जिन लोगों के नाम निकलते हैं वो ट्रेनिंग करते हैं लाहौर से, उसकी लेज़र चलाना कैसे है। उसके बाद अपना लेज़र जो है बुक करवाते हैं जिस कंपनी से वो चाहें। गवर्नमेंट ने फर्म्स जो है ना उनको रजिस्टर किया हुआ है और उसके बाद गवर्नमेंट भी अपने पैसे 2.5 लाख रुपया सब्सिडी है इसके ऊपर। 2.5 लाख से ऊपर जितने पैसे बनते हैं वो फार्मर ने खुद पे करने होते हैं। ये हर साल सितंबर अक्टूबर में एप्लीकेशन आती है इसकी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल बताने का। ये जानना ही चाहूँगा कि कमांड एरिया डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट की तरफ से। ये एक स्पेसिफिक एरिया के लिए डिफ़ाइन किया गया है, तो ये किस एरिया के लिए डिफ़ाइन किया गया है? वहाँ पे इस कमांड एरिया डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है इसके थ्रू गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है और वहाँ के लोगों को इसके क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं इस प्रोजेक्ट के, और बाकी जो सब्सिडीज़ हैं उनके अंदर क्या कोई उन स्पेसिफिक एरिया के लोगों के लिए कोई स्पेशल सब्सिडी है या उनके लिए भी नॉर्मल सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं? ये ज़रा बताइएगा CAD के बारे में। जी, कमांड एरिया डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हमारे पास ये जलालपुर कमांड एरिया डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर आप देखें तो दरिया झेलम का जो राइट बैंक है उसके साथ वाला जो एरिया है पोठवार रीजन, तो उसमें बेशुमार लैंड जो है ना वो हमारी तकरीबन 1,70,000 एकड़ के करीब रकबा है जो बंजर पड़ा हुआ है, तो उसको हम डेवलप कर रहे हैं। उसमें मतलब है कि हम मुख्तलिफ महकमे ने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उसमें कोई तकरीबन 500 के करीब हम पक्के खाले बनाएंगे। वहाँ पे पेरिनियल इरिगेशन सिस्टम चलाने के लिए 30,000 एकड़ रकबे को हम लेवल कर रहे हैं लेज़र लैंड लेवलर के ज़रिए। उसके बाद 2,000 एकड़ रकबे पे हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगे और 20 वाटर स्टोरेज पॉन्ड जो है या इससे भी ज़्यादा कोशिश है कि वाटर स्टोरेज पॉन्ड बन जाए, उसके साथ सोलर की जो है ना वो पंपिंग हो, तो उसमें ये है कि पानी सेव किया जाए और उसके बाद उसको जो है मैनेज करके तरतीब के साथ रकबे को लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट हो और वो जो बैरन पड़ा हुआ है रकबा वो ज़ेरे काश्त आ जाए। ये हम इस तरह के और भी मुख्तलिफ जगहों पे कमांड एरिया डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट महकमे के चल रहे हैं, कुछ पायलट टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। सर, चूँकि ये जो इंटरव्यू है ये किसानों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद वो इससे होंगे, बहुत फ़ायदेमंद होंगे। इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो यंग एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर साइंस के स्टूडेंट्स और द मोस्ट स्पेशली एग्रीकल्चर इंजीनियर्स,
उनके बारे में, उनके नॉलेज में इजाफे के लिए बताया गया कि जो सेंटर पिवट सिस्टम है वो टेक्निकली किस तरह वर्किंग उसकी होती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और किस तरह की क्रॉप्स के लिए वो यूज़ किया जाता है, उसकी टाइप्स कितनी हैं, और पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब के अंदर सेंटर पिवट सिस्टम कहाँ कहाँ पे इस टाइम इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि हमारे इंजीनियर्स अगर जाके उनको चेक करना चाहें, उनको उनकी वर्किंग कंडीशन देखना चाहें, तो वो कहाँ कहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारे इंजीनियर्स के लिए टेक्निकल वे में बताइएगा सर। जी, सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम बेसिकली एक स्प्रिंकलर की किस्म है। इसमें आप, मैं अगर ज़रा डिटेल बताऊं तो फिक्स स्प्रिंकलर होता है। पहले आप थोड़े रकबे पे लगाना चाहते हैं तो फिक्स स्प्रिंकलर आप लगा लें। उसके बाद अगर आपके पास रकबा ज़्यादा है तो आप होज रील इरिगेशन सिस्टम जो है उसको लगा लें। होज रील इरिगेशन सिस्टम आपको 25 एकड़ रकबे पे भी मिलती है और 45 एकड़ रकबे पे भी मिलती है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। और उससे भी अगर आपका रकबा ज़्यादा है तो उसके लिए आप सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम लगा लें। वो 100 एकड़ रकबा, 150 और 200 एकड़ रकबा जो है ना वो इरिगेट करती है। उसका तरीका सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर जानना ही चाहूँगा कि ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर इंडक्शन का क्या तरीकाकार है, यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, अगर किसी ने असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर की जॉब के लिए अप्लाई करना हो या WMO की जॉब के लिए अप्लाई करना हो। बेसिकली मैं यंग एग्रीकल्चर इंजीनियर्स, ग्रेजुएट्स, एग्रीकल्चर साइंस के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि WMO, सुपरवाइज़र, ADA, DDA इनकी जॉब्स के लिए कौन सी टेस्टिंग सर्विस है, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और थोड़ा सा मोटिवेशन के थ्रू आप थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए आप हमारे ग्रेजुएट्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म से। ये जो डिपार्टमेंट है ये तकरीबन आप समझें कि एग्रीकल्चर इंजीनियर्स के लिए है। जैसे कि आप भी एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं तो इसकी जॉब्स जो है ना ये शुरू होती हैं वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर से, 17 स्केल की जॉब है। और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर है 18 में, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं। तो ये बजरिया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ही इसमें इंडक्शन होती है। तो इसके लिए आप, मैं अपने सारे जूनियर्स को, एग्री इंजीनियर्स को या जो भी एग्रेरियन स्टूडेंट्स, एग्रेरियन एग्रीकल्चर वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, तो उनसे, उनके लिए यही मैसेज है कि पैगाम है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करें और आने वाले वक्तों में इस महकमे में आएँ, इसकी बागडोर संभालें, अपने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ और इस मुल्क की, इस सूबे की बेहतरी के लिए, एग्रीकल्चर की बेहतरी के लिए आप अपना किरदार अदा करें। आपके ऊपर बीइंग एग्रेरियन बाकी शोबों की निस्बत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि आप लोगों ने फूड सिक्योरिटी को देखना है। आप लोग मतलब फार्मर्स के साथ, फार्मर की हेल्प करेंगे तो अनाज उगेगा और उसके बाद वो हर बंदा, चाहे वो अमीर है या गरीब है, खाना तो उसने खेत से उगा हुआ ही है। इसलिए जो है ना वो, ये मैं अपने सारे जूनियर्स के लिए ये मोटिवेशन है कि आप प्रिपेयर करें अपने आप को, नई से नई स्किल्स लेके आएँ, इस महकमे में आएँ तो यहाँ पे काम करें अपने लिए और मुल्क के लिए, इसको सर्व करें। बहुत शुक्रिया। इंजीनियर आफ्ताब अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, वज़ीराबाद। सर आपने अपने कीमती लम्हात में से चंद लम्हे हमें दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके प्रोफेशनल्स अब हमारे प्लेटफॉर्म से आपके सामने आया करेंगे कि आपको ये हमारी जो इंटरव्यू की सीरीज़ है ये बहुत पसंद आएगी। हमें इनबॉक्स कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि हम नेक्स्ट किस प्रोफेशनल को अपने प्रोग्राम में मदऊ करें। अपना और अपने इर्द गिर्द के इंसानों का, हत्ता के जानवरों का भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नस्र हो। वस्सलाम।